हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेक्चर नंबर 11। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो प्रणालिकाएं अगर हैं और उनको अगर एक के अंदर दूसरी को रखा गया है तो उनके बीच कितना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होता है। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक प्रणालिका है तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना होता है। ठीक है ना। या समतल कुंडली अगर है तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगर दो प्रणालिकाएं हैं या दो समतल कुंडलियां हैं तो उनके बीच कितना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में या इस चैप्टर के जो पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व का क्या मतलब होता है, उसकी क्या परिभाषा है। ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहले अन्योन्य प्रेरकत्व वाला वीडियो देख लें, जिससे ये जो आज का जो टॉपिक है ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दो समांतर प्रणालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। तो समाज का मतलब होता है जिसकी अक्ष एक ही हो, यानी दोनों प्रणालिकाएं जिनकी अक्ष एक ही हो इस प्रकार से रखी गई हैं। ठीक है ना। किस प्रकार से रखी गई हैं चित्र में आप देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम ये कह दें कि एक प्रणालिका हमारी है, ये है प्रणालिका, समझते हैं ना। तार के फेरों की संख्या अलग अलग है। इसमें एक प्रणालिका हमने ली जिसको हम लोग S1 कह सकते हैं। S1 प्रणालिका है ये, जिसको हम लोग प्राथमिक प्रणालिका भी कहेंगे। ठीक है ना। और इसी के अंदर एक दूसरी प्रणालिका को और लपेटा गया है तो उसको प्रणालिका को हम लोग दूसरे कलर से यहाँ पर बना देते हैं जिससे दिखाई पड़े। यानी दूसरी प्रणालिका हमारी इस प्रकार से है, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे करके लपेटा गया है। इस प्रकार से दिख रहा है। दो प्रणालिकाएं हैं जिसका यहाँ पर नाम दिया गया है S1 और S2। दो प्रणालिकाएं हैं, ये हमारी S2 प्रणालिका है। ठीक है। अब जब हम इसमें जब धारा हम प्रवाहित करेंगे प्राथमिक कुंडली में, यानी प्राथमिक प्रणालिका में, तो इसमें अगर धारा हम I1 प्रवाहित करते हैं और इसमें ये मान करके रखा है पहले से कि दोनों जो प्रणालिकाएं हैं S1 और S2 इनकी लंबाइयां सेम हैं। ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो लंबाई है वो दोनों की बराबर है। और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसका ये वाला, एक छल्ला जो अगर देखें तो एक छल्ला देखें तो ऐसा दिखेगा, हमको इधर से दिखेगा। तो ये जो इसका जो एरिया है वो A है। ठीक है ना। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह सकते हैं, वो हमने A मान रखा, वो दोनों के इक्वल है। ठीक है ना। अनइक्वल भी मान सकते हैं तो, लेकिन यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन किया है वो दोनों लंबाइयां और क्षेत्रफल को समान मानते हुए किया है। ठीक है। बस सुना रहा है। यानी इस प्रकार से प्रणालिका बनाई गई है कि दोनों की अक्ष सेम, अक्ष समझते हैं ना। इसके जो बिल्कुल बीच से जाने वाली जो रेखा होगी वो अक्ष कहलाती है। तो एक प्रणालिका है S1, दूसरी प्रणालिका है S2। S1 के अंदर S2 प्रणालिका को रखा गया है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है। तो इनके बीच कितना अन्योन्य प्रेरकत्व होगा ये व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो इसकी जो भाषा हम लोग लिख लें इससे एग्जाम में आप लिख पाए। क्या लिखना है कि माना दो समांतर प्रणालिकाएं S1 व S2 हैं। प्रत्येक प्रणालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा तार के फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है। यानी S1 में फेरों की संख्या है N1 और S2 जो प्रणालिका है उसमें फेरों की संख्या है N2। ठीक है। अगर हम मान लें कि प्राथमिक जो प्रणालिका S1 है, S1 प्राथमिक, हमने ये बताया था जब अन्योन्य प्रेरण पढ़ा रहे थे कि जिसमें
दो कुंडलियां होती हैं, एक में धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरे में अपने आप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसमें धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी जिसमें धारा को प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित धारा को बंद करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राथमिक कुंडली, और जिसमें धारा अपने आप प्रेरित हो जाती है उसको कहा जाता है द्वितीय कुंडली, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रणालिका लिया हमने, तो प्रणालिका S1 को प्राथमिक माना हमने और S2 को द्वितीय प्रणालिका माना। तो S1 में हम मान लेते हैं जो प्राथमिक प्रणालिका है S1, उसमें अगर धारा हम I1 प्रवाहित करते हैं, S1 इसको थोड़े सुधार वाली मान, तो जब प्राथमिक कुंडली प्राथमिक प्रणालिका S1 में धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब प्रणालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये फार्मूला बहुत पहले हम लोग निकाल चुके हैं। कितना होता है, प्राथमिक प्रणालिका की बात करेंगे तो B1 के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फार्मूला तो होता है म्यू नॉट N1 I1, NI होता है म्यू नॉट NI होता है N मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I1 है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। एकांक लंबाई में टोटल फेरों संख्या को पता है प्राथमिक कुंडली कितने हैं, प्राथमिक प्रणालिका में फेरों संख्या है N1 और उसकी लंबाई है L, तो स्मॉल n1 का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल n1 वाला एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, B1 बराबर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फार्मूले को म्यू नॉट N1 अपान L इंटू I1, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। इतना चुंबकीय क्षेत्र इस S1 प्रणालिका के अंदर उत्पन्न हो जाएगा, उसी के अंदर एक दूसरी प्रणालिका रखी है, ठीक है ना, उसका जिसका क्षेत्रफल हमने मान रखा है, जिसका क्षेत्रफल A है, दोनों क्षेत्रफल A हमने मान रखे हैं, समझ में आ रहा है। चाहे S1 की बात करेंगे तो A है और S2 की बात करेंगे तब भी A है, लंबाई भी दोनों की सेम है, ये हमने मान के पहले से चल रहे हैं। तो चूंकि S1 के अंदर S2 रखी गई है, तो चूंकि इसके अंदर जो S1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो दूसरी जो प्रणालिका रखी गई है उसमें कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हमको पता है, कितना होता है पाई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना। ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं द्वितीयक प्रणालिका S2 के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली प्रणालिका की बात करेंगे हम लोग तो फाई2 का मान कितना होगा B1A। B1 क्यों लिया गया, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और उसी चुंबकीय क्षेत्र में S2 रखी गई है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा B1, यानी प्राथमिक कुंडली प्राथमिक प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र, और A ये है हमारा S2 जो प्रणालिका है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब चूंकि दोनों के सेम है इसलिए हम यहाँ पर भी ये लिखेंगे। ये तो हो गया एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना होगा। फेरे लगाए गए हैं S2 प्रणालिका में N2 लगाए गए हैं, तो N2 को और मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान निकल आएगा कितना होगा द्वितीय प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ये जरा पहले हम B1 का मान यहाँ लगा दो, कितना हो जाएगा फाई2 का मान, फाई2 इक्वल टू हो जाएगा B1 का मान लगाएंगे तो म्यू नॉट N1 अपान L I1 इंटू E। ये मान आ गया कि प्रत्येक फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स लिंक होगा, यानी बद्ध होगा या संबद्ध होगा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जरा जब एक फेरे से इतना होगा निकाल लिया हमने, अगर ये परिभाषा में जानते हैं
कि म्यूचुअल इंडक्शन की जो परिभाषा होती है, परिभाषा होती है m इक्वल टू N2 अपॉन I1। ये परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। उस परिभाषा के अनुसार सूत्र में हम ∅2 वैल्यू लगा देंगे। N2 है S2 प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम आप सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि स्वप्रेरकत्व वाला डेरिवेशन किया गया था। उसमें एक ही प्रणालिका थी, उसी में धारा प्रवाहित करना था, उसी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना था। यहाँ पर दो प्रणालिकाएं हैं, एक में धारा प्रवाहित करेंगे और दूसरी में प्रेरित धारा निकाली जाएगी या उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अन्योन प्रेरण की अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से, परिभाषा याद आ रही? क्या परिभाषा थी हमारी कि किसी भी कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो कितना चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा? एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है, तो ∅2 देखिए ∅2 हो जाएगा। और कितने फेरे हैं इसमें? N2 किसके अनुक्रमानुपाती होता है? प्राथमिक कुंडली में प्रणालिका प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको जब हम अनुक्रमानुपाती होता है, इसको जब हटाते हैं तब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। उस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या बन जाएगा? N2 अपॉन I1। ठीक है, तो ये परिभाषा से हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू N2 अपॉन I1। बस ∅2 वैल्यू लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इस नोट कर लीजिए, फिर आगे किया जाए। इसमें ∅2 वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ पर ∅2 का मान रखने पर तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? N2, ये तो रहेगा ही, और ∅2 N2 और I1 इसको तो रहना ही है, इंटू ∅2 वैल्यू लगानी है तो ∅2 वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ पर μ0 N1 I1 A अपॉन L, ये तो वैल्यू रखने से आएगा। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल टू क्या बचेगा? μ0 N1 N2 A अपॉन L, ये तो बचा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाता है। अगर दो समाज अगर प्रणालिकाएं रखी गई हैं तो उनके बीच जो अन्योन प्रेरकत्व जो होता है वो m इक्वल टू μ0 N1 N2 अपॉन L। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि N1 इक्वल टू होता है इस कैपिटल N1 अपॉन L, ये होता है ना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। इसलिए m इक्वल टू इस प्रकार से भी लिख सकते हैं N1 N2 A, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगर एकांक लंबाई फेरों संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल n1 का यूज किया गया। अगर कैपिटल N1 लिखते हैं तो कुल फेरों की संख्या है, ये अंतर है दोनों में।
एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n1, कैपिटल N1 जो है वो कुल फेरों की संख्या है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो समतल अगर कुंडलियां रखी हैं तो उनके बीच कितना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो आगे हेडिंग लगाइए, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो नोट कर लें पहले, तो अगली रीडिंग हमारी है दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल्स। प्लेन कॉइल्स मतलब ये है कि जैसे आप समझ लीजिए कि एक कॉइल अगर हम बना लें इस प्रकार से, आप ये समझ करके चलेंगे, एक कॉइल जैसे हमने बनाई, सर्कुलर कॉइल हमने लिए यहाँ पर वृत्ताकार एक कॉइल बनाई, ठीक है ना। उसको हमने ये एक सर्कुलर कॉइल बना ली, ये एक राउंड की कॉइल यहाँ चित्र में दिख रही है। कॉइल शुरू में बनाई गई है कई राउंड की, ठीक है ना, ऐसे करके कॉइल है, तार ऐसे लपेटे गए हैं जिसमें यहाँ से और शुरू वाले तार से इसमें धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है ना। I1 धारा हम कितनी प्रवाहित करेंगे, I1। तो उसको सिंपली हम इस प्रकार से यहाँ दिखा रहे हैं कि दो संकेंद्रीय समतल कुंडलियां, तो भी एक बनाई, इसी के अंदर एक दूसरी कॉइल और रखी गई है ऐसे, इसमें धारा प्रवाहित नहीं करना है, इसमें धारा अपने आप उत्पन्न होगी इसके द्वारा अन्योन्य प्रेरण के कारण, ठीक है ना। तो ये एक कुंडली हो गई और एक ये कुंडली हो गई, दोनों के केंद्र एक ही हैं। संकेंद्रीय का मतलब दोनों के केंद्र एक हैं, इस प्रकार से कुंडलियां रखी गई हैं। बात समझ आ रहा है। तो ऐसी कुंडलियों कहते हैं समतल कुंडलियां कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि माना दो संकेंद्रीय समतल कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1। तो एक, अब उसको हम इतने राउंड दिखा करके हम यहाँ पर केवल हम एक राउंड दिखाएंगे और ये मान लेंगे कि इसमें N1 पेनों की संख्या है, ठीक है ना। तो ये कुंडली हमने ली है जिसका केंद्र है U, जिसकी त्रिज्या हमने मान रखी है R1 है, ठीक है, और फेरों की संख्या कितनी है, N1 है। जब इसमें धारा I1 प्रवाहित करते हैं, तो अगर हम इसमें धारा अगर I1 प्रवाहित करें अगर इस प्रकार से, ठीक है, तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ज्ञात कर चुके हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम बताया था कि वृत्ताकार कुंडली है तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है। तो एक कुंडली हमने ली जिसकी त्रिज्या को हमने माना है R1, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं I1 और फेरों की संख्या कितनी मान रखी हमने, N1। तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बताओ, कुछ याद आ रहा है। फार्मूला क्या है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/2 Ni/r। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इसी फार्मूले का यूज जरा यहाँ करना है। तो इसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो कि प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे तो B1, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर कितना हो जाएगा, μ0/2 N1 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्रवाहित होने वाली धारा और उसकी त्रिज्या R1। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम लोग। बात समझ आ रहा है। इतना चुंबकीय उत्पन्न हो जाएगा और इसी के अंदर एक दूसरी कुंडली रखना है जिसमें फेरों की संख्या है N2 और उसकी त्रिज्या को यहाँ पर हमने माना है R2। ये द्वितीय कुंडली हो गई, लेकिन दोनों के केंद्र सेम है। ये शर्त है इसमें, दोनों संकेंद्रीय हैं। और दूसरी शर्त ये है कि जो R2 का जो मान है वो R1 की तुलना में बहुत छोटा है, यानी ये कह सकते हैं केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो पूरा का पूरा
इस दूसरी वाली कुंडली जो केंद्र पर रखी गई है से लिंक होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये मान करके हम चल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, ये बात समझ में आ रही है। ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारी है प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, और जो लाल रंग से हमने बनाया है वो हमारी है द्वितीय कुंडली। ठीक है। द्वितीय कुंडली कहाँ रखा गया है, प्राथमिक कुंडली के अंदर, ये शर्त है इसमें। तो क्या लिखेंगे इसमें, जब इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा केंद्र पर, तो अंदर जो कुंडली रखी गई है उससे कितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा। ठीक है ना। द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली जिसकी त्रिज्या R2, लेकिन R2 का वैल्यू जो है वो बहुत कम है R1 की तुलना में, ये कंडीशन और जुड़ी हुई है साथ में। ठीक है। त्रिज्या तो R2, लेकिन R2 का मान क्या है, वेरी वेरी लेस देन R1। द्वितीय कुंडली जिसकी त्रिज्या R2 तथा तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या N2 है। ठीक है। N2 है कि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, φ2। φ2 को मान क्या लिखा जाएगा, B1 और A2। B1 प्राथमिक कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और वही केंद्र पर रखी गई है द्वितीय कुंडली। तो द्वितीय कुंडली से कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा, फार्मूला होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी का मतलब वहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है B1, और उस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है जो केंद्र पर रखी गई। केंद्र पर कौन से रखी गई है, द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है A2। अब यहाँ पर चूंकि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, B1 का वैल्यू तो यहाँ पर लगा दो ऊपर वाले समीकरण से, तो लिख सकते हैं μ0/2 N1 I1 अपान R1। ये तो B1 की वैल्यू हो गई। A2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई R2 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये आ जाएगा कि प्रत्येक फेरे से कितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, और कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपाती होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चूंकि द्वितीय कुंडली फेरों संख्या N2 है, मैंने लिखा है यहाँ पर, तो एक फेरे से इतना चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो N2 फेरे से कितना हो जाएगा, N2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जो N2 φ2 है वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, धारा I1 के, यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट को म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरिकत्व M इक्वल टू लिखा जाता है, इसलिए N2 φ2 अपान I1। ये परिभाषा यहाँ पर यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं अन्योन्य प्रेरिकत्व, अन्योन्य प्रेरिकत्व की परिभाषा से M इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, N2 φ2 क्या हो जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना संबद्ध होगा द्वितीय कुंडली से। ठीक है ना। N2 φ2 अपान I1 प्राथमिक कुंडली प्रवाहित होने वाली धारा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा
यहाँ पर हम phi2 वैल्यू रख देंगे केवल, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल करते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें कि द्वितीयक जो कुंडली है वो उसके केंद्र पर रखी गई है और इस प्रकार से रखी गई है कि दोनों जो कुंडलियों के जो केंद्र है वो एक ही हैं, संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय में दोनों के केंद्र जो है वो समान है, ठीक है। तो वैल्यू जरा यहाँ पर लगा दीजिए आगे। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी सकते हैं phi2 का मान रखने पर, phi2 मान रखोगे तो m इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान I1। ये तो रहेगा ही, phi2 वैल्यू लगा दो यहाँ से, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट और n1 I1 पाई r2 स्क्वायर अपान 2 इंटू r1, ये तो वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सा देखो सॉल्व हो सकता है। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू नॉट पाई n1 n2 पाई, ये तो हो गया म्यू नॉट हो गया r2 स्क्वायर अपान 2r1, ये आ जाता है। इसको रिअरेंज करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये होता है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरितत्व का। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अन्योन्य प्रेरितत्व का मान किस पर डिपेंड करेगा, उन कुंडलियों के फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है और उनकी त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अन्योन्य जो प्रेरितत्व होता है वो प्रवाहित होने वाली धारा पर डिपेंड नहीं करता है, ना चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है फेरों की संख्या और त्रिज्या पर। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन हो जाता है। और आज की क्लास में हमारी यहीं पर समाप्त होती है, इसको नोट कर लीजिए पहले। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, भंवर धाराएं यानी एडी करंट क्या होती है। तो ये टॉपिक हम लोग अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।